इरफाना की पोजीशन अजीब हो गई। सारे घर वाले उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगे, लेकिन गुलफाम को किसी की परवाह नहीं थी। वो मस्त था, मजे से खाता पीता। उसने एक बार भी गजाला का नाम नहीं लिया, जैसे वो उसे याद ही ना हो। इरफाना बहुत परेशान थी और अब तो वो उसके कुर्ब से खौफ खाने लगी। उस वक्त भी वो बैठी सोच रही थी कि क्या करे। गुलफाम को इस तरह साथ लाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। उसे यहाँ आए हुए पूरे 15 दिन गुजर चुके थे और इन 15 दिनों में घर वालों की जो कैफियत रही वो उसके लिए बड़ी तकलीफदेह थी। सब उससे खिंच गए और वो सोचने लगी कि ये तो बहुत बुरी बात हुई, अब क्या किया जाए। बात ठीक भी थी, आखिर उसे यहाँ लाने का मकसद साफ जाहिर था कि वो उसे पसंद करती है और कोई बेवकूफ़ होगा जो इस बात को ना समझ सकता। बैठी हुई थी कि दरवाज़ा खुला और मिसिज तनवीर अंदर दाखिल हो गई और इरफाना चौंक पड़ी। मिसिज तनवीर के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि इरफाना का दम घुटने लगा। वो इरफाना की तरफ नहीं देख रही थी। फिर वो एक खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई और फिर उनकी आवाज़ उभरी, इरफाना। जी अम्मी जी, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। फरमाइए अम्मी जान। इरफाना, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम लड़की हो? जी, उसने आहिस्ता से कहा। हम लोग कदामत पसंद नहीं, लेकिन शराफत पसंद ज़रूर हैं। क्या ये बुरी बात है? नहीं अम्मी, हमारे यहाँ भी लड़कियों के बारे में ये तसव्वुर मौजूद है कि लड़की की इज्जत आबदार मोती है, जिसकी चमक किसी भी वक्त गंदी हवाओं की नज़र हो सकती है। चुनाचे तुम्हारी तरफ से कुछ तशवीश पैदा हो गई है। क्या तुम हमें मुतमईन करने की कोशिश नहीं करोगी? करूँगी अम्मी जान, उसकी आवाज़ लरज रही थी। तब फिर क्या तुम ये बताना पसंद करोगी कि गुलफाम को प्रोफेसर वहीद अख्तर के यहाँ से तुम क्यों लाई हो? अम्मी जान ने सवाल किया और वो साकित रह गई। फटी फटी निगाहों से अम्मी को देखती रही, बोली, मैं नहीं समझी अम्मी जान। तुम अच्छी तरह समझती हो, जवाब दो। इरफाना, मैं अपना जहन साफ करना चाहती हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है अम्मी जान? अचानक इरफाना का लहजा सख्त हो गया। ये जवाब नहीं, सवाल है। तो फिर जवाब सुनिए। वो बहुत खूबसूरत है, बेहद प्यारा है। जब हम उसे लाए थे तो मैंने किसी मासूम से बच्चे की तरह उसकी निगहदाश्त की, और अम्मी जान जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई तो मुझे बेहद दुख हुआ। मैं उसकी गिरफ्तारी से बेहद परेशान थी। फिर वो पुलिस के निर्गह से फरार हो गया। मैंने उसके बारे में सिर्फ हमदर्दी से सोचा, और जब वो बेकसूर निकला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं उसकी तलाश में लग गई। फिर वो मुझे मिल गया और मैं उसे ले आई। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत है अम्मी, लेकिन इस मोहब्बत का क्या रंग है ये मुझे नहीं मालूम। अम्मी उसकी साफ गोई पर शशदर रह गईं। उन्होंने कहा, लेकिन इरफाना, अब इसका क्या किया जाए? इसे घर में पड़ा रहने दे अम्मी, इतने सारे लोग रहते हैं, सिर्फ वही सबकी निगाहों में क्यों खटकने लगा? लेकिन तुम्हारा उससे इल्तफात दूसरों की निगाहों में खटकता है, तो फिर मैं क्या करूं? इरफाना झिल्लाकर बोली, दरअसल इरफाना, मैं इस कदर बुरी नहीं हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम उसे चाहती हो तो खुद सोचो हम क्या कर सकती हैं। वो जो कुछ है, अगर हम उसके बारे में सोचें तो क्या मजाक ना बन जाएंगे? मैं उसे बेहद चाहती हूँ अम्मी, लेकिन उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, हम मजाक नहीं बनेंगे। सबकी निगाहों में सवाल है इरफाना, आप उन्हें जवाब दें। क्या जवाब दूं? तब मुझे इजाज़त दें, एक एक का दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है इरफाना, तुमने मुझे एक हद तक मुतमईन कर दिया है, अम्मी ने कहा, और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गईं। इरफाना उनसे की हुई गुफ्तगू पर गौर कर रही थी और फिर वो किसी हद तक पुरसुकून हो गई। अम्मी से गुफ्तगू करने से दिल की भड़ास निकल गई। शाम की चाय पर सब लोग मौजूद थे। गुलफाम भी एक खूबसूरत लिबास में मौजूद था। डॉक्टर तनवीर अभी बाहर से आए थे। उनके साथ एक खूबसूरत और स्मार्ट सी लड़की भी थी। डॉक्टर साहब ने उसे भी चाय में शरीक कर लिया और चाय की मेज़ पर ही डॉक्टर ने उसका तारुफ कराया। ये जमीला है, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, मेरे एक दोस्त ने इन्हें भेजा है, तुम सब इनसे मुतारिफ हो जाओ, कल से ये यहाँ रहेगी, तनवीर साहब ने कहा। लड़की बेहद खुश इखलाक थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आया। चंद ही मिनट में लोग उससे घुल मिल गए, लेकिन जमीला की शमूलियत ताज्जुब खेज ज़रूर थी। मिसिस तनवीर ने रात को मिस्टर तनवीर से इसके बारे में सवाल किया। एक बेसहारा लड़की है, तालीम याफ्ता है, किसी अच्छे घराने में शिरकत की मुतमन्नी। मेरे एक ऐसे दोस्त ने इसके लिए सिफारिश की जिसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। मैं उसकी बात नहीं टाल सकता था, इसलिए मैंने उसके लिए यही मुनासिब समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, मिसिस तनवीर ने कहा, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, आप बेफिक्र रहें। और फिर वो दोनों सोच में डूब गए। फिर मिसिस तनवीर बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कोई ख़ास बात नहीं, बस यूं ही इरफाना का ख्याल आ गया। क्या सोच रहे थे आप उसके बारे में? भाई, उसका गुलफाम से इल्तफात परेशान करने वाला है। वो इतना हसीन, इतना मासूम है कि दिल बेख्तियार उसकी तरफ खींचता है, लेकिन उसके बारे में मशहूर कहानियाँ और फिर खुद मेरा तजुर्बा, मैं इस इल्तफात से परेशान हूँ। अगर इरफाना उलझ गई तो फिर इस मुश्किल का कोई हल ना होगा हमारे पास। मैंने इरफाना से बात की थी,
मिसेस तनवीर ने बताया। क्या बात की थी? गुलफाम के बारे में। फिर? उसके जज्बात अजीब हैं, वो उसे बच्चों की तरह प्यार करती है। कमबख्त है ही इतना सादा और मासूम कि बेख्तियार दिल उसकी तरफ खींचता है। तनवीर साहब सोच में डूब गए, फिर बोले, बाज़ मामलात अपने बस में नहीं होते बेगम। इंसान को खुद नहीं मालूम होता कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है उससे छुटकारा पाने की कोई सबील की जाए। बहुत मुश्किल है। डॉक्टर तनवीर ने गहरी सांस ली और खामोश हो गई। जमीला एक तवील प्रोग्राम लेकर यहाँ दाखिल हुई थी। उसे कह दिया गया था कि जल्दबाजी से काम न ले, पहले वहाँ के हालात से वाकिफ हो, हर चीज़ का तज्जिया करे, उसके बाद कोई कदम उठाया जाए। वो अपने काम में मसरूफ थी। उसकी खुश इखलाकी ने चंद ही रोज़ में लोगों को उसका गर्विदा बना लिया। उसने इरफाना के बहुत से काम किए और अब इरफाना के होंठों पर भी उसी का नाम रहता। वो इरफाना के कमरे के सामने से गुजर रही थी कि अचानक इरफाना की आवाज़ आई, जमीला बाजी, और वो रुक गई। फिर इरफाना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कहाँ जा रही थी बाजी? इरफाना ने पूछा। अम्मी जान के कमरे में, जमीला ने जवाब दिया और फिर बोली, लेकिन एक बात बताओ, दरवाज़ा बंद था, ये तुमने कैसे जान लिया कि मैं कहीं करीब ही मौजूद हूँ? दिल के रास्ते किसने देखे बाजी, लेकिन होते हैं। आपने चंद ही रोज़ में लोगों के दिलों में गुजरगाह बना ली है। मैं आपके कदमों की चाप से भी वाकिफ़ हूँ। मुझे इतनी अहमियत ना दो इरफाना, जमीला संजीदगी से बोली। क्यों बाजी? मुमकिन है मैं इस मोहब्बत को निभा ना सकूं, वो बात की बात है। बाजी मेरे साथ बाजार चलेंगी? जरूर, बस थोड़ी देर के बाद चलेंगे। गुलफाम भी चलेगा, मैंने उसके लिए सूट के कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, दरअसल मैं किसी दूसरे को नहीं ले जाना चाहती। क्यों? छोटी नज़र के लोग हैं, बस, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आपको यहाँ आए हुए चंद ही रोज़ हुए हैं, क्या गुलफाम की कहानी आपको मालूम है? हाँ, लेकिन मैंने इसकी कुरीद नहीं की। मैं आपसे वाकिफ़ हूँ, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि घर भर में वो सिर्फ मुझसे मानूस है। शुरू ही से मैंने उसके साथ वही सलूक किया जिसकी उसे ज़रूरत थी। लोग उससे तफरीह लेना पसंद करते थे, लेकिन मैंने उसकी ज़रूरतों का ख्याल किया। फिर वो बेचारा एक मुसीबत में फंस गया। सारे घर में मुझे उसका दुख था। दूसरे लोगों ने उसे जहन से निकाल दिया, लेकिन मैं उसे जहन से नहीं निकाल सकी। और जब वो बेगुनाह साबित हुआ, तब भी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई, और मैं ही उसे दोबारा यहाँ ले आई। वो सारी दुनिया से अजनबी है, कहाँ जाता। अब मैं उसका ख्याल रखती हूँ तो घर वाले उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। उन्हें आप पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करते, मैं क्या करूँ? इरफाना ने कहा और जमीला हमदर्दी से उसे देखने लगी। कई मिनट खामोशी रही। फिर जमीला ने आहिस्ता से कहा, मुझे हुक्म दे इरफाना, मैं क्या करूँ? मैं उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहती हूँ बाजी। मैं नहीं समझी। उसे मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत है, आप बुरा ना बनाएं। आप इस घर के लिए अजनबी हैं। दो अजनबियों के मामलात में लोग दखल नहीं देंगे। आप उसका इस तरह ख्याल रखें जिस तरह मैं रखती हूँ। मेरा ख्याल है अगर वो आपकी ज़ेरे निगरानी रहे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, बल्कि लोग खुश होंगे। मैं समझ रही हूँ इरफाना। तो आप वादा करें बाजी। वादा? हाँ, आप वादा करें कि एक एक लम्हा उसका ख्याल रखेंगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, इरफाना ने ममनूनियत से कहा। अब आप अम्मी की तरफ से हो आएँ। अच्छा, जमीला ने कहा और फिर वो बाहर निकल आई। लेकिन दिल ही दिल में वो इस खूबसूरत चांस पर बहुत मसरूर थी। इसके अलावा और क्या चाहिए? इरफाना बीबी, तकदीर साथ दे रही है। रास्ते खुद ब खुद हमवार होते जा रही हैं और अब काम में और आसानी हो जाएगी। और गुलफाम, वो तो अजीब था, शायद ये भी उसकी सिफ्त थी। इरफाना या गजाला की पहुंच उसके दिल तक नहीं हुई। वो तो हर उस शख्स की तरफ रागिब हो जाता जो उससे मोहब्बत का बर्ताव करता। और जमीला ने तो हद ही कर दी। अभी उसे गुलफाम के साथ 4 रोज़ हुए थे, लेकिन अब गुलफाम हर लम्हे उसका मुंतज़िर रहता और उसने इरफाना की तरफ तवज्जो देना भी छोड़ दी। और इरफाना के लिए ये नई उलझन थी। उसने खुद ही तो जमीला से दरख्वास्त की थी। उसके कहने ही से तो जमीला ने गुलफाम पर तवज्जो दी। लेकिन इसका ये नतीजा भी हो सकता है, इरफाना ने कभी सोचा भी ना था। कभी कभी तो उसे जमीला पर भी गुस्सा आने लगता। उसकी ज़हनी कैफियत ही जान में बदल गई। वो माहिए भी आपकी मानंद तड़प रही थी और उसने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया, एक अंधा कदम उठाने का फ़ैसला। उसे सामने एक मुलाजमा आती नजर आई। उसने मुलाजमा को देखकर आवाज़ दी, रशीदा। जी बीबी जी। रशीदा उसके पास आ गई। गुलफाम कहाँ है? अपने कमरे में बीबी। और कौन है उसके पास? जमीला बीबी। क्या कर रही हैं? कपड़े पहना रही हैं गुलफाम मियाँ को। जमीला से कह दो गुलफाम को मेरे पास ले आए। बहुत अच्छा बीबी, जाओ, इरफाना ने कहा और कमरा बंद कर दिया। रशीदा चली गई और इरफाना बिस्तर पर गिर पड़ी। वह जुनूनियों के से अंदाज में सोच रही थी। फिर वो उस वक्त तक तड़पती रही जब तक दरवाजे पर दस्तक न हुई। दस्तक होते ही उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर जमीला और गुलफाम मौजूद थे। मैंने सिर्फ गुलफाम को बुलाया था, उसने जमीला को घूरते हुए कहा।
جمیلہ حیران رہ گئی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس وقت عرفانہ کی حالت صحیح نہیں، اس نے سوچا۔ عرفانہ نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ جمیلہ مڑی لیکن تھوڑے فاصلے پر تنویر صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تنویر صاحب ساکت کھڑے ہوئے تھے، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے گردن سے اسے اشارہ کیا اور وہ ان کے قریب پہنچ گئی۔ گلفام عرفانہ کے کمرے میں کیوں گیا ہے؟ انہوں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ عرفانہ نے دروازہ بند کیوں کر لیا؟ یقین کریں میں نہیں جانتی۔ کیا نمک یوں ہی حلال کیا جاتا ہے؟ تنویر صاحب بولے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچانک جمیلہ کی آواز بھی سخت ہو گئی۔ کیا تم عرفانہ کی رازدار نہیں ہو؟ اگر نہیں ہو تو گلفام کو اس کے کمرے میں کیوں لائی تھی؟ میں نہیں لائی تھی، انہوں نے ملازمہ رشیدہ کے ذریعے اسے بلوایا، اور جب میں اس کے ساتھ وہاں پہنچی تو وہ ناراض ہو گئیں، جمیلہ نے تلخ لہجے میں کہا، اور تنویر صاحب کسی قدر جھینپ گئے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ کیا میں رشیدہ کو بلاؤں؟ نہیں نہیں، تم جاؤ، تنویر صاحب بولے، اور سنو براہ کرم کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ جمیلہ نے گردن ہلائی اور آگے بڑھ گئی۔ تنویر صاحب عرفانہ کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ عرفانہ اسے گھورتی رہی۔ گلفام خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ گلفام، عرفانہ نے اسے پکارا۔ تم جمیلہ کو پسند کرتے ہو؟ پسند؟ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ہاں وہ بہت اچھی ہے، اور میں، تم بھی اچھی ہو۔ اور غزالہ؟ غزالہ وہ بھی اچھی تھی، مگر وہ کہاں ہے؟ جانا چاہتے ہو اس کے پاس؟ عرفانہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اس کے پاس؟ اور پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں۔ کیوں، دل نہیں چاہتا؟ نہیں۔ جمیلہ کیسی لڑکی ہے؟ بہت اچھی، وہ محبت کرتی ہے۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ ہاں۔ کیا تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم کسے زیادہ پسند کرتے ہو؟ سب کو، ان سب کو جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی تو ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ عورت۔ عورت؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ ہاں، جیسے میں۔ تم؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم مرد اور عورتوں میں تمیز بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، تمہارے جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور وہ پروفیسر نے مجھے عجیب عجیب تصویریں دکھائی تھی۔ وہ عورت تھی لیکن وہ انوکھی تھی۔ کون پروفیسر؟ غزالہ، اس نے کہا۔ غالباً پروفیسر وحید اختر کی بات کر رہے ہو۔ ہاں، مگر تصویریں کیسی تھی؟ تم ادھر آؤ، اس نے عرفانہ سے کہا۔ گلفام، عرفانہ کی آواز ابھری، لیکن گلفام اس کے پورے بدن پر چھا گیا اور عرفانہ کی مدافعت ختم ہونے لگی۔ اس کا ذہن گم ہونے لگا۔ لیکن بات ابھی آگے نہیں بڑھی تھی کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور عرفانہ اچھل پڑی۔ دروازہ کھولو عرفانہ، باہر سے تنویر صاحب کی آواز سنائی دی، اور عرفانہ نے مسحری سے چھلانگ لگا دی۔ اس کا خون خشک ہو گیا۔ عرفانہ، دروازہ کھولو، تنویر صاحب کی گھرراہٹ پھر سنائی دی۔ عرفانہ کے قدم بے جان ہو رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اس نے دروازہ کھولا۔ تنویر صاحب کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ انہوں نے خونی نگاہوں سے گلفام اور عرفانہ کو گھورا، پھر وہ آہستہ سے بولے، شکریہ عرفانہ، تم نے میری عزت کی جو قیمت لگائی، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ ڈیڈی، میں گلفام، تنویر صاحب نے گلفام کو آواز دی۔ جی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ دروازے کی طرف مڑ گئے۔ گلفام نے ساکت کھڑی عرفانہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ تنویر صاحب کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تنویر صاحب اسے ساتھ لیے ہوئے باہر آئے، پھر وہ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر رکے۔ یہاں رکو، میں ابھی واپس آتا ہوں، انہوں نے کہا، اور گلفام کھڑا ہو گیا۔ تنویر صاحب اندر گئے اور پھر واپس آ گئے۔ آؤ، انہوں نے کہا، اور گلفام ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تنویر صاحب اسے باہر لائے اور پھر انہوں نے پورٹیکو میں سے کار لی اور گلفام کو اپنے برابر بٹھا کر چل پڑے۔ کار سست رفتاری سے باہر نکل آئی۔ تنویر صاحب کے چہرے پر خطرناک سائے لہرا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ کار ایک طرف چل پڑی۔ تنویر صاحب نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ کار نے ایک طویل سفر کیا اور مضافات میں نکل آئی۔ اب دور دور تک راستہ سنسان پڑا تھا۔ اس سڑک پر آمد و رفت بہت کم تھی، شاذ و نادر ہی کوئی گاڑی ادھر سے گزر جاتی۔ تنویر صاحب نے ایک جگہ گاڑی سڑک سے اتار دی اور پھر وہ گلفام کی طرف دیکھ کر بولے، گلفام؟ ہوں، اس نے سکون سے کہا، نیچے اترو۔ اور گلفام خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ سامنے والے درخت کے پاس چلے جاؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور گلفام آگے بڑھ گیا۔ تنویر صاحب نے پستول نکال لیا، جسے شاید وہ اپنے کمرے سے لائے تھے۔ پھر انہوں نے پستول کا رخ گلفام کی طرف کیا اور ان کے پستول سے لگاتار 6 فائر ہوئے۔ گولیاں گلفام کے بدن سے ٹکرائی تھیں اور وہ اچھل پڑا۔ تنویر صاحب نے پستول جیب میں رکھا اور پھر کار موڑ دی۔ اس کے بعد وہ برق رفتاری سے واپس چل پڑے۔ جمیلہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تنویر صاحب کے چہرے کے تاثرات اسے زیادہ اچھے نظر نہیں آئے۔ اس کا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ تو کیا کام کا وقت آ گیا؟ اس نے سوچا اور اپنے طور پر وہ تیار ہو گئی۔ اس نے پھرتی سے اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنا سامان اٹھا لیا، مختصر سا سامان جو محسوس بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد وہ واپس ایسی جگہ آ گئی جہاں سے وہ عرفانہ کے کمرے پر نگاہ رکھ سکتی تھی۔ تنویر صاحب عرفانہ کے کمرے سے فوراً ہی نکل آئے۔
गुलफाम उनके साथ था। उसके चेहरे पर खास तासुरात नहीं थे। शायद तनवीर साहब के हुक्म से वो उनके साथ चल रहा था। और फिर उन लोगों को कोठी से बाहर निकलते देखकर जमीला ने गहरी सांस ली। उसका जहन तेजी से काम करने लगा और फिर तनवीर साहब की कार स्टार्ट होकर कोठी के गेट की तरफ बढ़ी। जमीला ने इस बात की परवाह किए बगैर दौड़ लगा दी कि अकब से कोई उसे दौड़ते देखकर क्या समझेगा। चुनाचे चंद ही साथ में वो कोठी के गेट पर पहुंच गई। थोड़े फासले पर चौकीदार हैरानी से उसे देख रहा था। जमीला को दौड़ते देखकर उसने मुंह खोला, लेकिन इससे कबल कि वो कुछ कहता जमीला बाहर निकल गई। उसने तनवीर साहब की कार का पिछला हिस्सा देखा और फिर बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। फिर उसने सुकून की सांस ली। स्याह रंग की एक फॉक्सी वैगन फौरन स्टार्ट होकर उसकी तरफ लपकी। उसके करीब पहुंचते पहुंचते दरवाजा खुल गया और फिर ब्रेक लगे और वो गड़ाप से अंदर दाखिल हो गई। हेलो, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए मर्द ने कहा। कार निकलते देखी थी? जमीला ने पूछा। हाँ, मर्द ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। वो भी मौजूद है। फासला ज्यादा था, मैं ना देख सका। रफ्तार बढ़ाओ, कार निगाहों से ओझल ना होने पाए। फिक्र मत करो, कहाँ जाएंगे? मर्द ने कहा और फॉक्स वैगन की रफ्तार बढ़ा दी। जमीला की निगाहें तनवीर साहब की कार तलाश कर रही थी और फिर वो नजर आ गई। तब जमीला ने सुकून की सांस ली। वही है ना? मर्द ने पूछा। हाँ। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? दम लेने दो। दौड़ती हुई गेट तक आई थी, सांस काबू में नहीं है, जमीला ने कहा और मर्द गर्दन हिलाने लगा। ताक्कुब निहायत कामयाबी से जारी था। इसके बाद मर्द ने कुछ न पूछा। वो खामोशी से कार चला रहा था और फिर जमीला ही इस खामोशी से उकता गई। अब उसका सांस भी दुरुस्त हो गया था। मेरा ख्याल है आज काम बन जाएगा। खूब। लेकिन ये लोग जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि उनका प्रोग्राम मुझे भी नहीं मालूम। फिर तुम्हें कैसे यकीन है कि आज काम बन जाएगा? मैंने निहायत साइंटिफिक तरीके से सारे काम किए। मैंने सोचा कि यहाँ जारिहाना अंदाज में काम करना सूदमंद ना होगा। इसके अलावा मैंने इतना वक्त सर्फ करके ये बात भी मालूम करने की कोशिश की कि आया उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो ठीक भी है या बस अफवाहें। खूब, मर्द ने कहा। चुनाचे इब्तदाई वक्त मैंने इस तरह गुजारा। मैं चारों तरफ से हर पहलू मजबूत कर रही थी, यानी जहाँ तक मैंने उसे रीड किया और उसी तरह पाया जैसा सुना था, वहाँ मैंने उसे अपनी तरफ माइल भी किया। वंडरफुल, बच्चों की तरह मासूम, लेकिन अंदर से ना जाने क्या, बिलाशुबा वो अनोखी शख्सियत का मालिक है। तो मिस्टर शौकत, जब मैंने उसे पढ़ लिया तो सोचा कि ऐसी सिचुएशन पैदा करनी चाहिए कि निहायत खूबसूरत तरीके से काम बन जाए। चुनाचे मैंने हालात देखे तो मालूम हुआ कि मिस तनवीर उसे चाहती हैं। मिस तनवीर? हाँ, डॉक्टर तनवीर की साहिबजादी। शरीफ घराना है, दूसरे लोगों को ये कुर्ब पसंद नहीं और घर वाले मिस तनवीर पर कड़ी निगाह रखते थे। मुझे हालात अपने हक में नजर आने लगे और मैं इंतजार करने लगी। इसी दौरान मिस तनवीर ने उसे मेरे हवाले कर दिया कि मैं उसकी निगरानी करूं और मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई। मैंने उसे खुद से इस कदर मानूस कर लिया कि अब वो मेरे अलावा किसी का दम नहीं भरता और मैं ऐसी ही किसी पोजीशन का इंतजार कर रही थी जो मेरे ख्याल में आज पैदा हो गई। क्या मतलब? शौकत ने पूछा। मिस्टर तनवीर के इरादे अच्छे नहीं मालूम होते शौकत, मगर बात क्या है? मिस तनवीर ने एक मुलाजमा के हाथ उसे बुलवाया। गुलफाम को? हाँ, बात यह है कि पिछले चंद दिनों से मैंने इरफाना के अंदाज में चंद तब्दीलियां देखी। मेरा ख्याल है गुलफाम को मुझ में दिलचस्पी उसे पसंद नहीं आई और वह दिल ही दिल में इस बात पर कुड़ने लगी। चुनाचे आज जब मैं उसे लेकर पहुंची तो उसने मुझे झिड़क दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। यूं समझो शौकत के आज सारे हालात अचानक लेकिन मुकम्मल पैदा हो गए। जो ही उसने दरवाज़ा बंद किया तनवीर साहब आ गए। उन्होंने सारी कैफियत देख ली और फिर उसके नतीजे में वो इस वक्त उसे ना जाने कहाँ ले जा रही हैं। गुस्से में हैं? शौकत ने पूछा। शदीद। तब तो मेरा ख्याल है शहर से कहीं दूर छोड़ देना चाहते होंगे। कैसी रही? निहायत उम्दा, शौकत ने जवाब दिया। तुम गौर करो मैंने कैसी उम्दा चाल चली। यकीनन। और दिलचस्प बात यह है कि वो मुझसे अजनबी नहीं बल्कि इस वक्त तनवीर साहब के घर में सबसे। जमीला अचानक रुक गई। तनवीर साहब की कार मुजाफात में दाखिल हो गई थी। शौकत वाहिस्ता से बोली। ये तनवीर साहब उसे कहाँ ले जा रही हैं? जंगल में छोड़ेंगे ताकि वापस ना पहुंच सके, कोई खतरनाक बात ना हो जाए, जमीला ने तशवीश से कहा। क्या मतलब? शौकत ने पूछा, लेकिन जमीला ने कोई जवाब ना दिया। ये इलाका बिल्कुल सुनसान था। शौकत ने भी कार सड़क से उतार दी क्योंकि तनवीर साहब की कार रुक गई थी। शौकत ने ऐसी जगह कार खड़ी कर दी कि किसी को नजर ना आ सके। दोनों सनसनीखेज निगाहों से तनवीर साहब की कार की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने गुलफाम को कार से उतरते देखा और फिर वह एक तरफ चल पड़ा। लेकिन दूसरे लम्हे शौकत और जमीला बुरी तरह उछल पड़े। उन्होंने लगातार कई फायरों की आवाज़ें सुनी। फायरिंग तनवीर साहब कर रहे थे और निशाना गुलफाम था। जमीला के मुंह से चीख निकल गई। तनवीर साहब ने लगातार 6 फायर किए और फिर कार वापस मोड़ दी। जमीला के असाब काबू में नहीं थे। शौकत भी बदहवास था। दूसरे लम्हे तनवीर साहब की कार मुड़ी और बर्क रफ्तारी से चल पड़ी
उन्होंने स्याह फॉक्स वैगन को नहीं देखा। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। शौकत, ये क्या हुआ? जमीला डूबती हुई आवाज में बोली। ये गैर मुतवक्का थी। उसने उसे मार डाला। जमीला रो पड़ी। अरे अरे जमीला, खुद को संभाल लो। शौकत उसे सहारा देने लगा, लेकिन जमीला नीचे बैठ गई। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। बहुत ही प्यारा था, बड़ा मासूम। उस संग दिल ने, जमीला खुद को संभालो, हमें इतने कच्चे दिल का मालिक नहीं होना चाहिए। शौकत जमीला को देख रहा था, लेकिन वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। क्या हो गया? क्या बात है? अकब से एक आवाज सुनाई दी और शौकत चौंक पड़ा। उसने पलट कर पीछे देखा और उसके मुंह से दहशत की चीख निकल गई। ये तो वही था, सही सालम। खामोश खामोश। उसकी चीख पर जमीला उस तरफ मुतवज्जा हुई और फिर वो भी उछल कर खड़ी हो गई। ये क्या? शौकत के मुंह से डरी डरी आवाज निकली, लेकिन जमीला ने उसे देखा और फिर दौड़कर उससे लिपट गई। गुलफाम, तुम जिंदा हो मेरे गुलफाम? और गुलफाम के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में आज एक अनोखी तब्दीली नजर आ रही थी। तुम जिंदा हो गुलफाम, तुम जिंदा हो? जमीला खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। हाँ, मैं जिंदा हूँ, उसने गहरी सांस लेकर कहा। तो क्या सारे निशाने खाली गए? तुम जख्मी तो नहीं हुए? जमीला उसका बदन टटोलते हुए बोली। गोलियां? हाँ, मेरे बदन पर लगी थी, लेकिन कोई जख्म नहीं। तुम ठीक हो गुलफाम? जमीला खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। नहीं जमीला, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हारी ये दुनिया अब मेरी समझ में आ रही है। यहाँ इंसान सिर्फ अपने चंद साथियों से मोहब्बत करता है, उसके अलावा किसी से नहीं। गुलफाम, वो प्यार करता है, चमकारता है, लेकिन उसी वक्त तक जब तक उसका दिल चाहे या उसकी अपनी कोई ज़रूरत, अपना मुफाद हो। इसके बाद वो गोली मार देता है। गुलफाम, तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं ठीक नहीं हूँ जमीला। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है, मगर तुमने क्या कहा कि तुम ठीक नहीं हो? हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे सारे बदन पर जख्म ही जख्म है। तुम्हारी बेतनाई के जख्म, तुम्हारे सलूक, तुम्हारे रवैये के जख्म। तुम्हारी ये दुनिया हसीन जरूर है, रंगीन जरूर है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो गुलफाम? हाँ, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं गलत बातें कर रहा हूँ शायद। अब बताओ मैं क्या करूँ जमीला? बोलो, अब मैं क्या करूँ? मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ ले जाओगी? उस दरिंदे के यहाँ नहीं जिसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मैं तुम्हारी दुनिया का इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे बनाए हुए हथियार मेरे बदन पर नाकारा हो जाते हैं। वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शौकत उछल पड़ा। वाकई उसने आगे बढ़कर गुलफाम के बदन पर देखा। उसके लिबास में 6 सुराख थे, जले हुए सुराख। यकीनन सारी गोलियां उसके बदन पर पड़ी, लेकिन वो महफूज था। शौकत की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसके चेहरे पर दबे दबे जोश के आसार थे। जमीला, अब उठो, वो ठीक है, उसने जमीला का बाजू पकड़ते हुए कहा। तुम क्यों रो रही थी? गुलफाम ने उनके साथ उनकी कार की तरफ बढ़ते हुए पूछा। तुम्हारे लिए गुलफाम, तुम्हारे लिए? जमीला ने उसके पीछे बैठते हुए कहा। मेरे लिए? वो अजीब से लहजे में बोला। हाँ, तुम्हारे लिए। शौकत ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तुम भी अच्छी हो, मगर फिर तुम खराब क्यों हो जाती हो? वो करब से बोला। मैं नहीं समझी। तुम्हारे यहाँ मोहब्बत के साथ नफरत क्यों लाजमी है? नहीं गुलफाम, सब नफरत नहीं करते, सब मोहब्बत नहीं करते। सब यकसा होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। इस तरह ना सोचो गुलफाम। नहीं, मैं कुछ सोच नहीं सकता, बस अभी समझ रहा हूँ। अच्छा नहीं है यह सब कुछ जमीला। ना जाने मैं यहाँ वालों को मुतासिर क्यों नहीं कर सका। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ नफरत करने वाले ना होंगे। क्या ऐसी कोई जगह है? हाँ, है ऐसी जगह। तब फिर मुझे वहाँ ले चलो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हम वहीं चल रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो, उसने कहा और वो खामोश हो गया। वैगन वापसी का सफ़र तय करती रही और फिर तवील फासला तय करके वो उसी खूबसूरत कोठी में दाखिल हो गई जहाँ पहली बार गुलफाम के बारे में मीटिंग हुई थी। ये हसीन कोठी अमूमन खाली पड़ी रहती, बस चंद मुलाजिम यहाँ रहते थे। कुर्बजवार के रहने वालों को मालूम था कि ये एक मालदार शख्स का मकान है जो आम तौर पर मुल्क से बाहर रहता है, कभी कभी आ जाता है। बहरहाल ये कोठी किसी की निगाह में नहीं थी। जमीला पोर्टिको में उतर गई और फिर उसने गुलफाम से उतरने की दरख्वास्त की। गुलफाम भी उतर गया। वैसे उसके चेहरे पर निहायत संजीदगी के आसार थे। जमीला उसे कोठी के खूबसूरत ड्राइंग रूम में ले गई और फिर उसे अपने सामने बैठने की पेशकश की। गुलफाम एक ठंडी सांस लेकर बैठ गया। क्या बात है गुलफाम, तुम बहुत संजीदा हो। संजीदा? हाँ, मैं उदास हूँ। लेकिन क्यों? मैं क्या बताऊँ। तुम दुनिया के लोग अजीब होते हो। सब्ज सैयारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ रहने वालों की शक्लें बहुत दिलकश हैं, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं होते। इससे तो मेरी तन्हाई ही ठीक थी। वहाँ सफ़ेद ज़र्रात होते थे, सुनहरा चांद होता था, मोहब्बत करने वाली हवाएं होती थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं। शायद तुम बददिल हो गए हो। ना हूँ,
اس نے سوال کیا۔ ہاں، بد دل نہ ہو، مگر تم محبت کیوں کرتے ہو؟ اور محبت کرتے ہو تو پھر نفرت کیوں کرتے ہو؟ یکساں کیوں نہیں رہتے تم لوگ؟ بس ہماری دنیا کے کچھ اصول ہیں۔ کیسے اصول ہیں یہ جو انسان کو صرف تکلیف دیتی ہیں؟ تم بہت معصوم ہو گلفام، تم ابھی کچھ نہیں جانتے۔ جتنا جان چکا ہوں وہی بہت تکلیف دہ ہے جمیلہ۔ چھوڑے ان باتوں کو، یہ جگہ تمہارے لیے بہت مناسب ہوگی۔ اچھا، میں تمہاری بات بھی مانے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتی ہو ٹھیک ہوگا۔ بس اب خوش ہو جاؤ، اب تم صرف میرے ساتھ باہر نکلو گے، اب تم ہر کام میرے ساتھ کرو گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک بار پھر خوش ہو گیا۔ بے شک جمیلہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ ہیلو جمیلہ۔ جمیلہ کے داخل ہونے پر سب نے مسرت سے کہا، ہیلو سر۔ تمہیں مبارکباد نہ دینا کم ظرفی ہوگی، شارب نے کہا۔ شکریہ جناب۔ دراصل جمیلہ کا انتخاب ہی عمدہ تھا۔ ہاں، کسی دوسری لڑکی کے لیے یہ کام مشکل ہوتا۔ سنا ہے وہ تم سے بہت مانوس ہو گیا ہے۔ جی، میں نے اس کے لیے سخت کوشش کی ہے، جمیلہ نے جواب دیا۔ یہ بھی تمہاری ذہانت کا ثبوت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میری رائے ہے مسٹر عزیز کہ اب مس جمیلہ کو بھی بڑوں میں شامل کرنا ہوگا۔ اوہ جناب، میں اس قابل کہاں، جمیلہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اپنی قابلیت کا ثبوت تو تم دے چکے ہو۔ تم پہلی خاتون ہو جو اس گروہ کے سربراہان میں شامل ہوئی ہو۔ میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں، جمیلہ نے مسرت سے کہا۔ اس کے بعد ہم آج کی میٹنگ شروع کرتے ہیں، شارب بولا۔ ٹھیک ہے، دوسروں نے تائید کی اور عزیز سامنے آ گیا۔ پہلی کارروائی کے طور پر میں مس جمیلہ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑوں میں شامل ہوئیں اور اپنی اہلیت سے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ نمبر 1، گروہ کے بہت تھوڑے سے ممبران کو یہ بات معلوم ہے کہ گلفام کو ہم نے کیوں اغوا کرایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے مس جمیلہ؟ نہیں جناب۔ یہ بھی آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے بغیر وجہ معلوم کیے صرف وہ کیا جو آپ سے کہا گیا۔ بہرحال گروہ سے آپ کی وفاداریاں ثبوت رکھتی ہیں، اور اب میں اس بارے میں تفصیل پیش کرتا ہوں۔ عزیز نے خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر بولا، ہمارے کاموں میں ذہانت ہمیشہ کار فرما رہی ہے، اس لیے اس گروہ کا ریکارڈ ہے کہ اس کا ایک ایک آدمی پولیس سے محفوظ رہا ہے۔ براہ کرم تفصیل مسٹر عزیز۔ ہاں، وہیں پہنچ رہا ہوں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ گلفام کو ڈاکہ زنی کی تربیت دی جائے، عزیز نے کہا، اور نہ جانے کیوں جمیلہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تاریکی سی چھا گئی۔ گلفام کے بارے میں تفصیلات سب کو معلوم ہے۔ انوکھی خصوصیات کے مالک اس شخص کے بدن پر گولیاں اثر نہیں کرتی۔ اس کا جسم دھوئیں کی شکل میں فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں یہ ہمارے کس قدر کام آ سکتا ہے؟ کس طرح مسٹر عزیز؟ میرا خیال ہے میرے ان الفاظ کے بعد اس سوال کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ تربیت دے لیں تو پھر کسی خوبصورت سے پروگرام کے تحت اسے کسی بینک میں بھیج سکتے ہیں۔ عزیز نے خاموش ہو کر اپنے ساتھیوں کی شکلیں دیکھی۔ تمام لوگ سوچ میں ڈوب گئے اور پھر ان کے چہرے چمک اٹھے۔ ونڈرفل آئیڈیا مسٹر عزیز، ویری گڈ۔ گویا آپ سمجھ گئے اچھی طرح، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن کا تصور آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ میرا مطلب ہے گلفام۔ جی، کیا گلفام اس کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ ذمہ داری مس جمیلہ کی ہے۔ کیوں مس جمیلہ؟ میں کوشش کروں گی۔ صرف کوشش نہیں، اب آپ بڑوں میں شامل ہیں، ہمیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنا ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب، جمیلہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ۔ ہاں تو دوستو، عزیز نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، لیکن جمیلہ کا ذہن بھٹک گیا۔ اسے بڑوں میں صرف اس لیے شامل کیا گیا کہ گلفام سے کام لیا جا سکے، لیکن اجنبی سیارے کا یہ بھولا بھالا نوجوان کیا اس کام کے لیے موزوں ہے؟ کیا اپنی دولت کی ہوس پوری کرنے کے لیے اسے مصیبتوں میں جھونکا جا سکتا ہے؟ وہ پہلے ہی اس دنیا سے بد دل ہے۔ جمیلہ کا دل اس کے لیے تڑپنے لگا، لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ ان خطرناک لوگوں کے سامنے سر اٹھا سکتی۔ تو مس جمیلہ، یہ سارے معاملات طے ہو گئے، آپ اپنا کام کب سے شروع کریں گی؟ جب آپ حکم دیں جناب۔ میرا خیال ہے اس میں تاخیر بے مقصد ہوگی۔ کیوں مسٹر شارب؟ ہاں، مس جمیلہ خود اس سلسلے میں بہتر سمجھتی ہیں۔ میری ایک اور رائے ہے جناب، جمیلہ نے کہا۔ جی فرمائیے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے اس شخص کو یہاں کے ماحول سے مانوس کیا جائے، اس کی طلب پوری کر دی جائے، پھر ہم اسے مناسب طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا مشورہ ہے، شارب نے کہا۔ لیکن آپ نے طلب کی کیا بات کہی؟ عزیز نے پوچھا۔ اس کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ جس سے بھی کہتا ہے ایک ہی بات کہتا ہے کہ اجنبی سیارے سے آیا ہے، محبت کی تلاش میں، پیار کی کھوج میں۔ لیکن میرے خیال میں جناب اس کی یہ طلب پوری نہیں ہوئی۔ لوگوں نے اسے صرف اپنا اللہ کار بنایا اور وہ اس دنیا سے کسی حد تک بیزاری محسوس کرنے لگا ہے۔ میری رائے ہے کہ پہلے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا جائے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ اس کی محبت کی پیاس بجھ جائے۔ اس کے بعد ہم اس سے بہت سے کام بہتر طور پر لے سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم اسے کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتے۔
वाकई आपका ख्याल दुरुस्त है मिस जमीला, अजीज ने कहा। तो फिर इस सिलसिले में क्या मशवरा है? मिस जमीला, आप जिस तरह मुनासिब समझें करें, हम सब आपसे ताउन करेंगे। तब फिर मेरा ख्याल है कि उसे इस कोठी में तन्हा छोड़ दिया जाए। आप दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में आकर उससे मुलाकात करते रहें, उसके लिए तहाइफ लाएं ताकि वो आप सबको अपने हमदर्दों और मोहब्बत करने वालों में समझे। इसके बाद वो बेहतर तौर पर हमारे लिए काम करेगा और उसे जो कुछ कहा जाएगा उसे अपना काम समझकर करेगा। भाई, हमें तुम्हारी राय से पूरा पूरा इत्तफाक है। जमीला की अजीब कैफियत थी। सब लोग चले गए और वो गुलफाम को लेकर कोठी के अंदरूनी हिस्से में आ गई। गुलफाम के खूबसूरत चेहरे पर उदासी की लकीरें नुमाया थी। ना जाने क्यों जमीला को अपने दिल में हल्की सी चुभन का एहसास हुआ। कैसे मैं गुलफाम की जिंदगी बचाऊं, कैसे उसे इन लोगों के चुंगल से छुड़ाऊं? लेकिन ये बेहद मुश्किल काम है। उसे बहरहाल वही करना होगा जो वो चाहती हैं। वो सख्त मुश्किलात में घिर जाएगा बेचारा। उसने एक ठंडी सांस ली। अब इसके अलावा चारा नहीं है कि गुलफाम को वही कुछ सिखाया जाए जो वो चाहती हैं और फिर किसी मुनासिब मौके का इंतजार किया जाए ताकि उसे इन लोगों से बचाकर कहीं ले जाया जा सके। उसने सब्र कर लिया और उसी काम के लिए तैयार हो गई जिसके लिए उन्होंने उसे मुतय्यन किया था। उसने प्यार भरी नजरों से उस सुनहरे इंसान को देखा और फिर बड़े प्यार से उसे पुकारा, गुलफाम। वो चौंक पड़ा। तुम अब भी उदास हो? हाँ, उसने साफ लहजे में कहा। आखिर क्यों? बस मैं नहीं जानता। इरफाना याद आ रही है? हाँ, गोया अब तुम्हारे दिल में याद भी बेदार हो गई है। मैं तुम्हारा असर कबूल कर रहा हूँ। इरफाना को भूल जाओ गुलफाम, सबको भूल जाओ। अब सिर्फ मुझे याद रखो। देखो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम सबको भूल जाओ, जमीला ने कहा। तुम औरत हो? उसने अजीब से लहजे में पूछा। हाँ हाँ, क्यों? इधर आओ, गुलफाम बोला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। जमीला आगे बढ़कर उसके नज़दीक पहुंच गई और दूसरे लम्हे गुलफाम ने उसे अपने बाजू में भींच लिया। जमीला ने मुदाफ़ियत नहीं की और फिर वो गुलफाम की उदासियां दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया भी उसके हवाले करने को तैयार हो गई। लेकिन वो जानती थी कि गुलफाम अजनबी है, सैयारे से आने वाला, इस दुनिया की ज़रूरतों से नावाकिफ़। उसने गुलफाम को बहुत सी बातें सिखाईं। दूसरे दिन गिरोह के सबसे अहम कारकुन शारब और अजीज़ आए तो जमीला और गुलफाम लॉन पर मौजूद थे। दोनों किसी बात पर कहके लगा रहे थे। शारिब ने अजीज़ का शाना दबोच लिया। वंडरफुल, उसने आहिस्ता से कहा। क्या हुआ? जमीला वाकई मेहनत कर रही है, फल भी तो खाएगी। अजीज़ ने मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। एक बात है मिस्टर शारिब, अजीज़ ने कहा। जी। नौजवान काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, फिर मेरे जहन में और भी बहुत से प्रोग्राम हैं इस शख्स के लिए। पहले एक पर तो अमल हो जाए। हाँ, आओ, अजीज़ ने कहा और फिर वो दोनों लॉन पर उस जगह पहुंच गए जहां जमीला और गुलफाम मौजूद थे। दोनों ने देखकर संभल गए। हेलो गुलफाम, शारब ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए गुलफाम की तरफ हाथ बढ़ाया। गुलफाम ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। फिर अजीज़ ने भी उससे मुसाफिया किया। कैसे हो गुलफाम? ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, होगी भी नहीं। जब भी कोई ज़रूरत हो बेतकल्लुफ़ी से जमीला से कह देना। तुम्हारी खुशी हमें बहुत अजीज़ है, अजीज़ ने कहा। गुलफाम ने कोई जवाब नहीं दिया। शारिब और अजीज़ काफ़ी देर तक गुलफाम के पास बैठे रहे। फिर शारिब ने गुलफाम को बातों में लगा लिया और अजीज़ ने जमीला को इशारा किया। जमीला बाग में एक कुंज की तरफ बढ़ गई। क्या पोजीशन है जमीला? अजीज़ ने पूछा। क्या मतलब? जमीला किसी कदर भिन्ना कर बोली। मेरा मतलब है काम शुरू कर दिया। कमाल है अजीज़ साहब, क्या मैं फौरी तौर पर उससे कह दूं कि हम लोग उससे क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। दरअसल मैं मालूम करना चाहता हूँ कि तुमने काम शुरू कर दिया या नहीं। जहाँ तक काम शुरू करने का ताल्लुक है तो आप जानते हैं कि वो तो पहले से शुरू हो चुका है, यानी जब हमने उसे लाने का मंसूबा बनाया। हाँ, दरअसल अब ये तुम्हारी जहानत पर मबनी है। जितनी जल्दी उसे काम के लिए तैयार कर लो, सभी को बेचैनी है, अजीज़ ने हाथ मलते हुए कहा। आपने दुरुस्त कहा जनाब। अच्छा, मेरा मतलब यह है कि आप पहले उसे अपनी मुट्ठी में ले लें। हमने पूरे भरोसे से ये काम आपके सपुर्द किया है। उसे मुट्ठी में लेने के बाद उसकी अपनी राय, अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर दें। वो वही करे जो आप चाहें। जी, मैं कोशिश करूँगी, और इस कोशिश में बराहे करम वक्त ज़ाया न करें, बेहतर। आइए, अजीज़ ने कहा और वो दोनों वापस उन दोनों के पास आ गए। गुलफाम किसी बात पर हंस रहा था, शारिब भी मुस्कुरा रहा था। जमीला, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, गुलफाम ने कहा। मैं ना कहती थी। चाय का इंतज़ाम करो भाई, हम गुलफाम के साथ चाय पियेंगे, अजीज़ ने कहा। जी बेहतर। जमीला अंदर चली गई। वो सब लॉन पर कुर्सियों पर बैठ गए। यहाँ तुम्हारा दिल लग गया गुलफाम? अजीज़ ने पूछा। हाँ,
आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप हमेशा अच्छे रहेंगे? उसने मासूमियत से पूछा। हाँ, हम हमेशा आपसे मोहब्बत करते रहेंगे मिस्टर गुलफाम। दरअसल यहाँ दो और लो का असूल चलता है, मैं नहीं समझा। हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम्हें प्यार देंगे, उसके बदले तुम हमें क्या दोगे? मैं क्या दूंगा? मैं तो अपनी दुनिया का एक खाली हाथ आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बताओ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? अगर हम अच्छे लोग हैं तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। क्या बात? यही कि आपके पास कुछ नहीं है। फिर तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, फिर हम देखेंगे कि हम आपसे क्या मांग सकते हैं। हम ऐसी चीज़ मांग लेंगे जो आप दे सकें। क्या आप ये वादा करते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। बस तो बात ही ख़त्म हुई। मेरा ख्याल है आपने हमारे शहर की सैर नहीं की। सैर? वो फिर उलझ गया। कोई बात नहीं, जमीला आपको खूब सैर कराएगी, लेकिन बराहे करम उससे ताउन करें। उसने गर्दन हिला दी। इतनी देर में जमीला चाय वगैरह ले आई और वो सब चाय पीने लगे और फिर शारिब और अजीज़ उठ गए। हम चल रहे हैं जमीला, थोड़ी देर के बाद मेकअप विग भिजवा दी जाएगी। तुम मेकअप करके इन्हें ले जा सकती हो। मेकअप? उसने ज़ेरे लब कहा। क्यों, समझते हो मेकअप? चेहरा बदल लेने को कहते हैं ना? हाँ, बहुत खूब, मैं चेहरा बदल सकता हूँ, उसने खुश होकर कहा। अच्छा, किस तरह? शारिब ने दिलचस्पी से पूछा। बस यूं ही, देखो। उसने शारिब के चेहरे पर निगाहें जमा दी और वो दोनों अहमकों की तरह उसकी शक्ल देखने लगे। लेकिन फिर अचानक ही जमीला के हलक से अजीब सी आवाज़ निकल गई। तब शारिब और अजीज़ भी चौंके। वो पहले कुछ ना समझ सके, लेकिन अब जो शारिब ने देखा तो उसे सामने आईना नजर आया। एक और शारिब उसके सामने खड़ा था। अरे ये क्या हुआ? वो बोला। मेरे खुदा, अजीज ने भी कहा और वो मुस्कुराने लगा। ये सब क्या है? कैसे हुआ? दोनों नाच रहे थे और जमीला हक्का बक्का खड़ी थी। ये कैसे हुआ मिस्टर गुलफाम? मेरे चेहरे में दूसरों की तस्वीर कबूल कर लेने की सलाहियत है। यानी यूं ही? अजीज मुंह फाड़ कर बोला। हाँ, यूं ही, उसने जवाब दिया। लेकिन अब तुम्हारा चेहरा असली हालत में भी आ सकता है। क्यों नहीं? करके बताओ, शारिब बोला। और चंद मिनट के बाद गुलफाम का चेहरा उसकी पहली शक्ल में बदल गया। शारिब और अजीज के चेहरे पर हिजान के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन जमीला का चेहरा तारीक था। काफी देर तक बैठने के बाद शारिब और अजीज चले गए। जमीला खामोश थी। वो चुपचाप बैठी गुलफाम की शक्ल देख रही थी, जिसके चेहरे से अब उदासी धुल गई थी और वो निखरा निखरा नजर आ रहा था। इस पुरस्कार नौजवान की हैरत अंगेज खसूसियात से कोई इनकार नहीं था, लेकिन वो बेचारा अपनी मासूमियत की वजह से गलत हाथों में जा पड़ा। और अब उसकी एक और खूबी जमीला और दूसरे लोगों के इल्म में आ गई। जमीला उनकी फितरत से खूब वाकिफ थी। बेचारा उनके जाल में फंस गया। जमीला की सोच दुरुस्त ही थी। एक और खूबसूरत कमरे में शारिब, अजीज और दूसरे चंद लोग बैठे हुए थे। खुफिया मीटिंग हो रही थी। अजीज और शारिब के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मेरा ख्याल है मिस्टर अजीज, हमारे अहम मेंबर पूरे हो गए। हाँ, चुनाचे अब आगाज किया जाए। अजीज दूसरे लोगों से मुखातिब हुआ। दोस्तों, किस्मत ने हमें ऐसी दौलत दे दी है जिस पर हम जिस कदर नाज करें कम है। मेरा इशारा गुलफाम की तरफ है। हम इस नौजवान को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक और खूबी मेरे इल्म में आई है, वो ये कि उसके खदोखाल कोई भी शक्ल कबूल कर लेते हैं। यकीनन बदन की भी यही खासियत होगी। और ये ऐसी बात है कि हम सारी दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरों की अकल से बालातर हों। क्या आप इसका अमली तजुर्बा कर चुके हैं मिस्टर अजीज? हाँ, तब तो वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ज़हन में एक ख्याल है मिस्टर अजीज। फरमाइए। क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि औरतों के बारे में उसकी क्या पोजीशन है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या वो हुस्न परस्त है? इससे नतीजा उसके लिए हसीन तरीन औरतें फराहम की जाएं। ख्याल वजनी है। इसके बारे में जमीला से ही मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मेरे ख्याल में उसे हदायत दे दी जाएं। जमीला, अजीज ने एक गहरी सांस लेकर कहा। जमीला फिल वक्त एक अहम हैसियत की मालिक है। मेरे ख्याल में हमें उससे मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्या मतलब? मैंने उसके अंदाज में एक हल्की सी तब्दीली महसूस की है। वो उसकी तरफ माइल है और किसी कदर उलझी हुई भी। लेकिन अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल में जमीला को उसके पास से हटा दिया जाए। फिर क्या किया जाए? उसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से रूशनास कराया जाए। औरतों के बारे में जमीला से मालूम किया जाए। ठीक है, लेकिन दूसरे? औरत बहरहाल एक मुकाम रखती है। तब मैडम हारे कैसी रहेगी? वेरी गुड मिस्टर जावेद, बेहतरीन आइडिया है। लेकिन उसे क्या कहा जाए? हाँ, जाहिर है हम उसे हकीकत नहीं बता सकते। फिर कोई और प्रोग्राम? हम उसे खोई हुई याददाश्त का मरीज कह सकते हैं। वंडरफुल। और उसकी हैसियत? कोई पुरस्कार शहजादा। बहुत खूब। मेरा ख्याल है मैडम हारे तैयार हो जाएगी। उसे माकूल रकम दी जाएगी। इसके अलावा उस पर निगरानी भी रखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर तय? हाँ।
اور پھر ضروری امور طے ہونے کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ گلفام بیچارے کے لیے بہت سی الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں۔ پورے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران جمیلہ نے محسوس کر لیا کہ عزیز اور شارب گلفام کے معاملے میں اس پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ وہ خود بھی گلفام سے زیادہ قریب رہنا چاہتی ہیں اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی تھے۔ اس دوران گلفام اس سے کچھ اور زیادہ مانوس ہو گیا۔ آج شام ان کا پروگرام تھا کہ یہ شام باہر ہی گزاری جائے۔ یہ پروگرام بھی عزیز نے طے کیا، نہ جانے اس کا کیا مقصد تھا۔ شام کو 5 بجے جمیلہ نے گلفام کو ایک عمدہ سوٹ پہنایا۔ اب گلفام خود ہی جدید ترین لباس پہن لیتا، یہاں تک کہ اسے ٹائی باندھنا بھی آ گئی۔ لیکن ان 3 دنوں میں جمیلہ نے ایک خاص بات محسوس کی۔ گلفام کے انداز اب کچے نہیں رہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کچھ سوچتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس قدر پیارا لگ رہا تھا کہ بس اس پر سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹھیک 5 بجے ایک لمبی کار اندر داخل ہوئی۔ اس میں شارب اور عزیز دونوں موجود تھے۔ کار سے اترتے ہوئے دونوں مسکرائے۔ ہیلو گلفام، دونوں نے بیک وقت کہا۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک۔ تیار ہو گئے؟ ہاں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہو، بلا شبہ بے حد حسین، لیکن افسوس تمہیں شکل بدلنا پڑے گی۔ بدل لوں گا۔ یہ تصویر لو اور خود کو اس کے مطابق بنا لو۔ شارب نے ایک تصویر نکال کر گلفام کے سامنے کر دی اور گلفام نے تصویر لے لی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ نے بھی اسے دیکھا۔ کسی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی خیالی تصویر تھی۔ کسی طور گلفام کی موجودہ شکل سے کم نہیں تھی، بے پناہ حسن تھا، اور گلفام کے چہرے میں تبدیلیاں ہونے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ہو بہو تصویر کے مطابق تھا۔ جمیلہ کے حلق سے سسکاری سی نکل گئی۔ بے شک اسے دیکھ کر خود پر قابو رکھنا بے حد مشکل تھا۔ شارب اور عزیز بھی ششدر کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے؟ گلفام نے پوچھا۔ لاجواب، عزیز نے جواب دیا۔ چلیں عزیز؟ شارب نے پوچھا۔ چلو۔ اور پھر چاروں کار میں آ بیٹھے۔ جمیلہ اور عزیز گلفام کے ساتھ پیچھے بیٹھے تھے۔ شارب ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پہلے وہ سڑک گردی کرتے رہے، شام تک وہ شہر کے مختلف حصے گھومتے رہے اور پھر ایک ہوٹل میں آ بیٹھے۔ رات کا کھانا ہوٹل میں کھایا گیا اور پھر واپس چل پڑے۔ جمیلہ کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ دوسرے دن گلفام کے تاثرات بتائے۔ غریب جمیلہ دل میں گلفام کے لیے کرتی ضرور تھی، لیکن وہ خود بھی زندہ رہنا چاہتی تھی اور وہ نارمل ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کی مرضی کے مطابق عمل کرے گی۔ اگر کبھی موقع مل سکا تو گلفام کو ان لوگوں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے سوچا کہ آئندہ اپنا سرد رویہ ترک کر کے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ دوسرے دن اس نے زیادہ گرم جوشی سے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ ہیلو جمیلہ۔ ہیلو سر، گلفام کہاں ہے؟ عزیز نے پوچھا۔ اندر ہے جناب۔ تم نے اب تک اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی جمیلہ؟ عزیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ رپورٹ پیش خدمت ہے جناب، میں نے اچھی طرح اس کا جائزہ لے لیا ہے۔ وہ ہم لوگوں سے پوری طرح متاثر ہے، ہمارے اوپر اعتماد کرنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا تھا کہ عورت کے معاملے میں اس کا کیا رویہ ہے؟ ہاں، وہ عورت سے متاثر ہے جناب، لیکن جنسی رشتوں سے اجنبی ہے۔ ویری گڈ۔ تم نے بھی اسے روشناس نہیں کرایا؟ نہیں جناب، مجھے یہ ہدایت تو نہیں تھی۔ جمیلہ نے کسی قدر شرمائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ہم نے سوچا اپنے طور پر۔ نہیں جناب، مجھے اپنی ذات سے زیادہ گروہ کا مفاد عزیز ہے۔ عزیز کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا۔ گلفام کے بارے میں خیال تھا مس جمیلہ کہ شاید آپ اس سے متاثر ہو گئی ہیں اور شاید اسے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن آپ کے الفاظ نے اس کی تردید کر دی۔ میری بدقسمتی ہے جناب کہ ایسا محسوس کیا گیا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اب اسے راہ پر آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میرا خیال ہے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ ضرور جناب۔ تب آپ اسے تیار کر دیں۔ بہت بہتر، جمیلہ نے جواب دیا اور پھر وہ مستعدی سے اندر چلی گئی۔ عزیز نے گہری نگاہوں سے شارب کی طرف دیکھا اور پھر سنسنی خیز انداز میں بولا۔ کیا خیال ہے شارب؟ رنگ بدلا ہوا ہے مسٹر عزیز۔ ہاں، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ عورت ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ میڈم ہارلے سے بات کر چکے ہیں؟ ہاں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ وہ تیار ہے۔ آپ نے تو اسے وہی تفصیل بتائی ہوگی۔ ہاں، ضرورت کے مطابق کہانی سنائی ہے میں نے۔ ویری گڈ۔ تب میرا خیال ہے اگر مناسب سمجھیں تو آج اسے میڈم ہارلے کے پاس چھوڑ دیں۔ اس کے رد عمل کے بعد ہی جمیلہ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مناسب خیال ہے۔ جمیلہ کو بھی ابھی اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، عزیز نے کہا، اور پھر وہ دونوں خاموش ہو کر صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں سے گلفام مسکراتا ہوا جمیلہ کے ساتھ آ رہا تھا۔ گلفام اپنی نئی شکل میں تھا، اسی شکل میں جس میں وہ خوابوں کا شہزادہ بن جاتا۔ اس کے چہرے پر نگاہیں جمانا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ شارب اور عزیز نے پسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہیلو گلفام۔ جواب میں ہیلو کہو، جمیلہ آہستہ سے بولی۔ ہیلو۔ گلفام بڑے دلاویز انداز میں بولا۔ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، گلفام نے جواب دیا۔ سیر کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ تب پھر آؤ۔
अजीज ने कहा। उसने जमीला की तरफ देखा। जमीला भी लिबास तब्दील करके आई थी। यकीनन वो भी साथ जाने के लिए तैयार थी। अजीज और शारिब समझ गए। चुनाचे सबसे पहले अजीज पीछे बैठा, फिर गुलफाम। शारिब ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। फिर जब जमीला पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी तो शारिब ने उसे टोक दिया। इस वक्त आप ना चले मिस जमीला। जमीला चौंक पड़ी। हाँ, आप आराम करें, इस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं, अजीज ने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा। बहुत बेहतर जनाब। जमीला का चेहरा मुरझा गया। चलो शारिब, अजीज ने कहा और शारिब ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गुलफाम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए इज़्तिराब पैदा हुआ, लेकिन फिर वो पुरसुकून हो गया। अजीज उसकी कैफियत नोट कर रहा था। कार सड़कों से गुजरती हुई काफ़ी दूर निकल आई। तब अजीज ने गुलफाम की तरफ देखा। गुलफाम खामोशी से कार की खिड़की से बाहर के मनाजर देख रहा था। गुलफाम, अजीज ने उसे मुखातिब किया। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बड़ी जिंदगी है तुम्हारी दुनिया में, बेशुमार इंसान मुतहर्रिक, लेकिन उनके चेहरे अलग अलग क्यों हैं? शक्लें तो सबकी अलग अलग होती हैं। मैं शक्लों की बात नहीं कर रहा। फिर मैं उन चेहरों के तासुर की बात कर रहा हूँ। हर इंसान के चेहरे पर मुख्तलिफ तासुर है। क्यों? इन सब के चेहरे यकसां क्यों नहीं होते? बहुत खूब, तुम्हारी सोच इतनी गहरी हो गई है गुलफाम, अजीज ने हैरत से कहा। हाँ, मैं तुम्हारी इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, गुलफाम ने जवाब दिया। ऐसी जल्दी क्या है गुलफाम? तुम इस बारे में अपने जहन को ना थकाओ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आ जाएगा, अजीज ने किसी कदर तशवीश से कहा। मेरा जहन नहीं थक सकता, गुलफाम ने कहा। क्या ख्याल है तुम्हारा इन चेहरों के बारे में? दरअसल जब मैं अपनी दुनिया से आया तो मेरे जहन में कुछ दूसरे ख्यालात थे। चांद ने मुझे सब्ज सियारे के बारे में बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सब्ज सियारे के लोग कैसे होते हैं। मैंने तो सोचा था कि सब मेरे जैसे होंगे, साफ सुथरे, हंगामों से बेनियाज और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे की मोहब्बत के तलबगार। लेकिन तुम्हारी दुनिया अजीब है दोस्त, यहाँ का हर इंसान अजीब है। कुछ चेहरे सुकून के समुंदर में डूबे हुए हैं तो कुछ इज़्तिराब के वीरानों में भटकते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है दोस्त? इन सब के चेहरों पर सुकून क्यों नहीं? कुछ इज़्तिराब लिए क्यों फिरते हैं? सुकून वाले उन्हें अपने सुकून के खजाने से कुछ क्यों नहीं दे देते? मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, अजीज ने जवाब दिया। तो बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी दुनिया को समझ सकूं। मेरे दोस्त, पूरी दुनिया का कारखाना यूं ही चल रहा है। देखो, इस दुनिया के इंसान के बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार काम यहाँ होते हैं। लोग उन कामों को अपनी ज़रूरत समझकर करते हैं। अगर वो ज़रूरतमंद ना हो तो कुछ ना करें, यूं सारे कारखाने ठप हो जाएंगे। ये इज़्तिराब ही तो उन्हें दुनिया की तामीर पर आमादा करता है। सुकून तो इंसान को मुर्दा कर देता है। चुनाचे हर शख्स सुकून की तलाश में मेहनत करता है, इज़्तिराब लिए फिरता है और यही इज़्तिराब उसे सुकून बख्शता है। तो फिर कुछ चेहरे पुरसुकून क्यों हैं? इसलिए कि वो इज़्तिराब की मंजिल से गुजर चुके होती हैं। गोया इज़्तिराब की मंजिल है। हाँ, क्यों नहीं, तब तो ठीक है। वो किसी हद तक मुतमईन हो गया। वहाँ हर शख्स मसरूफ़ अमल है। बेअमली मुस्तकिल इज़्तिराब बन जाती है। हाँ, मैंने महसूस किया है। तुम यहाँ मोहब्बत की तलाश में आए थे। क्या इस दुनिया के लोग तुम्हें यकसा नजर आए? सब ने तुम्हें मोहब्बत दी? नहीं। बिल्कुल ठीक। इसकी वजह समझते हो? नहीं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अजीज ने मक्कारी से कहा। इत्तफाक से उसे मौका मिल गया। वैसे गुलफाम की गुफ्तगू से वो किसी कदर सरासीमा हो गया, लेकिन अब इसी गुफ्तगू से उसे अपना काम बनता नजर आ रहा था। मुझे बताओ मेरे दोस्त, मैं जानना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि तुम बेअमल हो मेरे दोस्त, तुम किसी के काम के नहीं। अमल करो फिर देखो, तुमसे नफरत करने वाला एक भी ना होगा, सब तुमसे मोहब्बत करेंगे। मगर मैं तो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हें बताएं। क्या वो मुझे वो अमल बता सकेंगे जिसकी वजह से मुझसे नफरत ना हो? क्यों नहीं? कहाँ मिलेंगे वो लोग? अपने पास तलाश करो, मिल जाएंगे। अपने पास? हाँ, मेरे सबसे करीब तो तुम हो, गुलफाम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मैं भी हो सकता हूँ, अजीज ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो तुम भी हो सकते हो तो बराहे करम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं खलूस दिल से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे। मैं वादा करता हूं कि तुम पर भरोसा करूंगा। तो मेरे दोस्त, मेरी जान गुलफाम, दुनिया में सुकून हासिल करने के लिए चंद मोटी मोटी बातों को ज़हन नशीन कर लो। कौन सी बातें? दौलत दुनिया की सबसे अहम शय, सुकून का खजाना होती है। दौलत? हाँ, नोट, करेंसी, सोना, जवाहरात। मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों से रोशनास करा दूंगा। ठीक है, फिर पूरी कुव्वत इसे हासिल करने में सरफ कर दो। इसे कहाँ से हासिल किया जा सकता है? जहाँ से भी मिले, जगह का कोई तायुन नहीं। बस ज़रूरत इस बात की है कि तुम इस पर कब्जा कर लो जहाँ से मिल सके। वहाँ के बारे में ये ना सोचो कि वो कौन सी जगह है, बस ये सोचो कि सारी दौलत तुम्हारी है। अगर कोई दौलत के रास्ते में आए तो उसकी गर्दन मरोड़ दो। गर्दन मरोड़ दूँ?
ہاں پر خچے اڑا دو اس کے، عزیز دانت بھینچ کر بولا۔ مگر اس طرح تو وہ مر جائے گا، یوسف خان کی طرح۔ مر جانے دو، تمہیں اس سے کیا؟ سنو، دنیا کا ہر انسان ایک نہ ایک دن ضرور مر جاتا ہے۔ جب اسے مرنا ہی ہے تو پھر کسی طرح بھی مر جائے، تمہارے ہاتھوں یا اپنی موت۔ اور پھر تم بلا وجہ کسی کو کیوں مارو گے؟ جو کوئی تمہاری راہ میں آئے، تمہیں سکون حاصل کرنے سے روک کے اسے مار دو، کیونکہ وہ تمہیں اضطراب میں جھونکنا چاہتا ہے۔ او، گلفام پرخیال انداز میں بولا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو پھر کیا خیال ہے، عمل کرو گے؟ ہاں ضرور کروں گا، گلفام نے جواب دیا۔ ارے واہ میری جان، جی خوش کر دیا، قسم خدا کی۔ بلا وجہ تمہیں اس جمیلہ کے پاس چھوڑ رکھا تھا، پہلے ہی تم سے بات کر لیتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس قدر سمجھدار ہو۔ عزیز نے محبت سے اسے بھینچ لیا۔ شارب کی بھی خوشی سے باتیں کھلی پڑ رہی تھیں۔ ونڈرفل مسٹر عزیز، اب تو میڈم ہارلے کے ہاں جانا بھی بیکار ثابت ہوگا۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ اپنے یار کو تازہ دم بھی رکھنا ہے۔ مسز ہارلے اسے دنیا کی دوسری دلچسپیوں سے بھی روشناس کرائے گی۔ اوہ، شارب نے گردن ہلا دی۔ اب اس سے دوسرے انداز میں بات کرنا ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، شارب نے کہا۔ گلفام اس دوران خاموش رہا۔ وہ اپنے طور پر سوچتا رہا۔ جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو اس نے اچانک سوال کر دیا، لیکن دولت کہاں ملے گی؟ اس بارے میں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے یہ دوست کس دن کام آئیں گے؟ عزیز نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ گے؟ سب کچھ بتاؤں گا، بادشاہ بنا دوں گا، خدا کی قسم بادشاہ۔ بس یاروں پر بھروسہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور بھی؟ گلفام، عزیز بولا۔ ہاں وہ بھی بتا دو۔ تمہیں معلوم ہے یہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہر شخص چونکہ دولت کا خواہشمند ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس دولت پر ہاتھ صاف کر جائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دل کی بات دل ہی میں رکھی جائے۔ عزیز نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ سمجھو میری جان، سمجھو۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو، اپنے سائے سے بھی نہیں۔ کوئی تم سے کتنا ہی پوچھے، تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم گلفام ہو، بلکہ آج سے تمہارا نام نواب زادہ شمشیر ہے۔ کیا نام ہے؟ نواب زادہ شمشیر۔ گلفام نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، نواب زادہ شمشیر۔ عزیز اس کے تلفظ پر ہنس پڑا۔ لیکن اس کا اکھڑا اکھڑا لہجہ، شارب نے کہا۔ احمق آدمی، پہاڑی ریاست کا شہزادہ صاف اردو کیسے بولے گا؟ عزیز نے کہا۔ یار کمال کے انسان ہو، شارب نے تعریفی انداز میں کہا۔ ابے یاروں کے کمال تو اب دیکھنا، ثانی نہیں ہوگا، خدا کی قسم ثانی۔ عزیز نے بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا، اور شارب بھی ہنسنے لگا۔